भारतीय राजस्थान के आंचल में बसा हुआ रेगिस्तान स्वर्ग है थार डेजर्ट, जिसकी रेतीली रूपरेखा अपनी अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम अत्यंत विचित्र है, जहाँ गर्मी में रेगिस्तान की धूप और सर्दी में ठंडी रातें हैं। थार का सौंदर्य न केवल रेत की सीढ़ियों में है, बल्कि यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति भी अद्वितीय है। यहाँ की रेत, जिसे अगाधता से लाया गया है, गर्मी में उबालती है और सर्दी में सुनहरा रूप धारण करती है। थार के डेजर्ट में समृद्धि से भरी वन्य जीव समुदायों की अनगिनत कहानियां हैं, जो इस जड़ती धरा पर आधारित है। स्थानीय लोगों की मिठास और उनकी भूमि से जुड़ी महत्वपूर्ण दास्तानें हमें ये सिखाती हैं कि मानवता और प्राकृतिक संबंध एक दूसरे को कैसे संजीवनी देते हैं। यहाँ दूर दूर तक फैले हुए रेत के टीले अलग ही मनमोहक नज़ारा पेश करते हैं और पूरी दुनिया से पर्यटकों को खींचकर यहाँ पर ले आते हैं। आपने भी यहाँ पर कई दिन और कई रातें रेत के टीलों पर गुजारी होंगी, लेकिन क्या ये मनमोहक रेत के टीले बेजान ज़मीं, जहाँ दूर दूर तक पीने का पानी और छाया के लिए कोई पेड़ नहीं मिलता है, हमेशा से ही ऐसा था? क्या फिर किसी घटना की वजह से ये ऐसा बन गया? तो जहाँ पूरे भारत में मैदान, पहाड़ और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहीं भारत के पश्चिम में स्थित राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार डेजर्ट है। कभी ये इलाका बहती हुई नदियों का इलाका था, जिसके कारण यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हरियाली थी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। यहाँ इतनी ज़्यादा रेत है कि मुंबई जैसे शहर पर इस रेत की कई सारी परत चढ़ाई जा सकती हैं। ये इलाका भी विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ रेत के बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, तो बड़े बड़े घास के मैदान भी। यहाँ बंजर ज़मीन भी है तो पहाड़ भी हैं। यहाँ पर इन सबको आकार देने वाला पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो वहीं कुछ इलाकों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कह सकते हैं कि भले ही थार का रेगिस्तान बंजर भूमि से भरा हुआ हो, लेकिन ये भी प्रकृति का एक अनोखा नमूना है। यहाँ दिन तपते हैं तो वहीं रातें ठंडी रहती हैं। तो आज हम आपको भारत के सबसे बड़े थार के रेगिस्तान की सैर पर चलते हुए इससे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, जो आपने पहले शायद कभी ना सुनी होगी, जानने की कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर भारत हमें साफ दिखाई देता है। रात के अंधेरे में लाखों करोड़ों चमचमाती लाइटों में इसे साफ साफ देखा जा सकता है। चमचमाती इन लाइटों के कारण ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भारत के पश्चिमी छोर पर इस तरह की लाइट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं। ये डार्क स्पॉट हैं भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में फैले थार के रेगिस्तान। यहाँ पर रोशनी सिर्फ प्राकृतिक तरीके से ही आती है। यहाँ रोशनी का सबसे बड़ा केंद्र सिर्फ और सिर्फ सूरज है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में शामिल थार का रेगिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी छोर पर फैला हुआ है, जो लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। रेगिस्तान में पानी की कमी है, लेकिन नमक की तो नहीं। कई जगहों पर बरसात का पानी इकट्ठा होकर सूखने पर नमक की परत बना देता है, जिन्हें खड़ीन कहा जाता है। ये नमक के सफ़ेद मैदान थार की ज़मीन पर अनोखी छाप छोड़ते हैं। थार मरुस्थल का लगभग 85% हिस्सा भारत में और 15% पाकिस्तान में स्थित है। 60% से अधिक रेगिस्तान भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। भारत में इसका भाग गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है। पाकिस्तान में इसका भाग सिंध और पंजाब प्रांतों में फैला हुआ है। बाद के प्रांत में इसे चेलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। थार रेगिस्तान के उत्तर, पश्चिम और उत्तर पूर्व में सिंधु गंगा मैदान, इसके दक्षिण में कच्छ का रण और पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला इसकी सीमा बनाती है। रेगिस्तान बनने के कई कारण हो सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र में वन्य जीव और पौधों की कमी होती है, तो ये स्थान रेगिस्तान क्षेत्र बन सकता है। वन्य जीवों की अधिक संख्या में कमी के कारण पौधों का विकास रुक जाता है, जिससे भूमि को धूप, हवा और पानी का ठंडा स्रोत मिलने में कठिनाई होती है। तापमान का क्रूर नृत्य। रेगिस्तानों में सूर्य अग्निमय होता है। उसकी किरणें धरती को झुलसा देती हैं। ये तपिश नमी को हवा में उड़ा देती है, जिससे ज़मीन और भी सूख कर रेत का रूप ले लेती है।
महासागरों की ठंडी धाराएं भी खलनायक की भूमिका निभा सकती हैं। ये गर्म हवाओं को रोककर वर्षा रोक देती हैं, जिससे विशाल मरुस्थल बनते हैं। रेगिस्तान बनना कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं, बल्कि समय का धीमा जहर है। वर्षों, दशकों, सदियों का सूखापन मिलकर इस आकार को जन्म देता है, जो सदियों तक बना रह सकता है। हालांकि ये कहानी प्राकृतिक शक्तियों की है, पर मानव का लालच भी रेगिस्तान को बढ़ा सकता है। वनों की अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक चराई, खराब सिंचाई प्रणालियां रेगिस्तानीकरण को तेज कर सकती हैं। थार मरुस्थल सुनहरी रेत के टीलों का विशाल विस्तार अपने आप में एक अनोखा चमत्कार है। पर क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ रेत का भंडार नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और आबादी का गौरवशाली धरोहर भी है। जी हाँ, थार दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, जहाँ जीवन हार नहीं मानता, बल्कि रेत के संग तालमेल बिठाकर फलता फूलता है। गाँव की रंगीन गलियाँ, माथे पर पगड़ी बांधे, मूछें तापते पुरुष, घूंघट ओढ़े, आंखों में चमक लिए महिलाएं थार की संस्कृति की झलक दिखाते हैं। लोक संगीत की धुनें हवाओं में घुलती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के रंग रेत को नचाते हैं। यहाँ की कहानियाँ हजारों साल पुरानी हैं। राजाओं रानियों के किस्से, व्यापारियों के कारवां, सूरज की गर्मी और रेत के तूफानों से जूझते हुए जिंदगी की जीत के गीत। ये रेशम मार्ग का एक अहम हिस्सा था, जिसने पश्चिम और पूरब को जोड़ा और संस्कृतियों, विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान किया। मोहनजोदारो और हड़प्पा की सभ्यताएं थार के रास्तों में ही फल फूल पाईं। यहाँ के लैपिस लाजुली जैसे बहुमूल्य पत्थर और मिट्टी के बर्तन दूसरे क्षेत्रों में भेजे जाते थे। चीन से रेशम, मसाले और कागज जैसे सामान पश्चिम एशिया और यूरोप तक पहुँचने के लिए थार के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय मसाले और कपड़े भी इसी मार्ग से विदेश जाते थे। सदियों से मुस्लिम यात्री मक्का जाने के लिए थार के रास्तों का इस्तेमाल करते थे। अजमेर और पुष्कर जैसे शहर इन यात्रियों के महत्वपूर्ण पड़ाव थे। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे मारवाड़ी शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ व्यापारियों की शानदार हवेलियां आज भी इतिहास की गवाही देती हैं। थार के व्यापार ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में मदद की। इस व्यापार के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और कला, स्थापत्य और भाषाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आज भी थार के कुछ रास्ते व्यापार में इस्तेमाल होते हैं, पर आधुनिक परिवहन के कारण इनका महत्व कम हो गया है। फिर भी थार का व्यापारिक इतिहास एक गौरवशाली अध्याय है, जो हमें बताता है कि कैसे रेगिस्तान भी संपर्क और समृद्धि का केंद्र बन सकता है। जोधपुर को थार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला के करीब है, जो मानसून की हवाओं को रोककर थार में कम वर्षा का कारण बनती है। इस वजह से जोधपुर थार मरुस्थल का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा की गई थी और ये मारवाड़ राज्य की राजधानी है। ये शहर व्यापार का प्रमुख केंद्र था, विशेष रूप से रेशम मार्ग पर। जोधपुर के शासकों ने रेगिस्तान के किनारों पर किलों और दुर्गों का निर्माण किया, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो और व्यापार को बढ़ावा मिले। शहर के ऐतिहासिक स्थल जैसे मेहरानगढ़ का किला और उम्मेद भवन पैलेस थार के इतिहास और संस्कृति की कहानियां बताते हैं। मेहरानगढ़ किले का निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा किया गया था और 17वीं शताब्दी तक कई शासकों द्वारा इसमें लगातार वृद्धि की गई। किले के 7 प्रवेश द्वारों में से प्रत्येक एक अलग युद्ध में जीत का प्रतीक है। किले के अंदर कई शानदार महल हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी वास्तुकला और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। इनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल और दौलत खाना शामिल है। किले के अंदर चामुंडा देवी को समर्पित एक मंदिर है। किले में एक संग्रहालय है, जिसमें हथियार, वस्त्र, चित्रों और अन्य कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है, जो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। आज मेहरानगढ़ किला जोधपुर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है,
जो इसकी वास्तुकला, इतिहास और राजसी दृश्यों का आनंद लेते हैं। मेहरानगढ़ पहाड़ी मुख्य रूप से ग्रेनाइट और गनीज से बनते हैं, जो आग्नेय चट्टानें हैं। हालांकि ये ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से नहीं, बल्कि पृथ्वी की प्लेटों के टकराने और पिघलने से बनती हैं। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि का कोई ऐतिहासिक या भूवैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ज्वालामुखी शंकु आमतौर पर गोल या शंकु के आकार के होते हैं, जबकि मेहरानगढ़ पहाड़ी एक लंबा चट्टान है। ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित पहाड़ियों में लावा प्रवाह के निशान और अन्य ज्वालामुखी विशेषताएं होती हैं, जो मेहरानगढ़ में मौजूद नहीं है। ये संभव है कि मेहरानगढ़ पहाड़ी के ग्रेनाइट के गहरे लाल रंग को कभी कभी ज्वालामुखी लावा से गलती से पहचाना जाता है। हालांकि ये दोनों चट्टानें पूरी तरह से अलग प्रक्रियाओं से बनती हैं। माना जाता है कि पुराने समय में यहाँ एक राजा हुआ करते थे, डाव जोधा, जो जोधपुर के पहाड़ पर भव्य किले का निर्माण कराना चाहते थे। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने इस पहाड़ के निवासियों को हटाना शुरू कर दिया। सभी ने राजा की इच्छा का सम्मान किया, लेकिन एक संत को ये बात बुरी लग गई। वे यहाँ पर चिड़ियों को दाना डालते थे। उन्हें चिड़िया वाले बाबा कहकर बुलाया जाता था। उन्हें राजा का ये आदेश इतना बुरा लगा कि उन्होंने राजा को श्राप दे डाला कि अगर उन्होंने पहाड़ पर अपना महल बनवाया तो उनके राज्य में बार बार सूखा पड़ेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। थार मरुस्थल की कठोर परिस्थितियों के बावजूद ये विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। इनमें से कई प्रजातियां इस वातावरण के अनुकूल होने के लिए अद्भुत रूप से विकसित हुई हैं। आइए थार के जंगली जीवन पर एक नजर डालें। काली हिरण। ये हिरण थार के सबसे प्रसिद्ध जानवरों में से एक है। उनके लंबे पैर और पतला शरीर उन्हें रेत में दौड़ने में मदद करते हैं। चिंकारा। ये छोटे मृग रेत के रंग के होते हैं, जो उन्हें छिपने में मदद करता है। वे अत्यधिक गर्मी को सहने के लिए दिन में कम सक्रिय रहते हैं। मरुभूमि बिल्ली। ये दुर्लभ बिल्लियां रात में सक्रिय होती हैं और छोटे कृंतकों का शिकार करती हैं। उनकी बड़ी आंखें और चौड़े कान उन्हें अंधेरे में देखने और सुनने में मदद करते हैं। लोमड़ी। रेगिस्तान लोमड़ी और बंगाल लोमड़ी दोनों ही थार में पाई जाती हैं। वे छोटे जानवरों का शिकार करती हैं और अपनी बड़ी कानों से गर्मी को दूर करती हैं। विभिन्न प्रकार के चील और गिद्ध थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। वे मृत जानवरों को खाते हैं और पारिस्थितिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के बिच्छू थार में पाए जाते हैं। उनका डंक जहरीला होता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा का एक बड़ा हिस्सा थार मरुस्थल से होकर गुजरता है। ये सीमा लगभग 1800 किलोमीटर लंबी है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रेत, टीलों और कठोर परिस्थितियों वाला है। ये सीमा रेगिस्तान के पश्चिमी किनारे के साथ नहीं चलती है, बल्कि इसके बीच से होकर गुजरती है। भारतीय क्षेत्र राजस्थान राज्य का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तानी क्षेत्र सिंध और पंजाब प्रांतों में फैला हुआ है। सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में भारत के विभाजन के बाद रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से किया गया था। थार मरुस्थल की कठोर धूप और रेतीली हवाओं के बीच पनपने वाला संगीत एक अनूठा धरोहर है। ये संगीत न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि थार वासियों के जीवन की कहानियां, परंपराएं और संघर्षों को भी बयां करता है। थार का संगीत लयबद्ध होता है और रोजमर्रा की जीवन की गतिविधियों से ताल का उपयोग करता है, जैसे ऊंट की चाल, पानी निकालना आदि। थार के संगीत में सूफी संतों के विचारों और भक्ति भाव का भी प्रभाव है। रेत का समुद्र। थार मरुस्थल, जहाँ सूरज की तपिश और रेत के तूफानों के बीच जीवन हार नहीं मानता और इस कठोर परिस्थिति में सहारा देता है एक वफादार साथी, ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज, जिसने सदियों से थार के लोगों के जीवन को संवारा है। ऊंट की शारीरिक बनावट रेगिस्तान के लिए अनुकूल है। चौड़े पैर रेत में धंसने से बचाते हैं।
मोटी पलकें आंखों को रेत से बचाती हैं और शरीर में वसा भंडार ऊर्जा के रूप में काम आता है। ऊंट कम पानी पीता है और लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। ऊंट की मजबूत पीठ भारी सामान ले जाने में सक्षम है, जिससे व्यापार और यात्रा संभव हो पाती है। थार के लोग रेगिस्तान की चुनौतियों से जूझते हुए परंपराओं को थामे हुए ऊंट के सहारे आगे बढ़ते हैं। ये उनका जुनून उनकी जिंदगी का सार है। थार मरुस्थल सिर्फ रेत का समुद्र नहीं, बल्कि साहस, संस्कृति और जीवन का अनमोल संग्रह है। आइए इसे सहेजें, इसका सम्मान करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कहानियों को सुन सकें।